चंद्रभान प्रसाद आपके समक्ष पुनः चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और हमारी सीरीज इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन पर जारी है। जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि दक्षिणी लंदन में एक क्लाफॉर्म करके रेजिडेंशियल एरिया है जहां रईस लोग रहा करते थे, जैसे साउथ दिल्ली या पुराना दिल्ली का सिविल लाइंस या बॉम्बे का जुहू एरिया या साउथ बॉम्बे या फोर्ट या कलकत्ता का साल्ट लेक। उस क्लाफॉर्म एरिया में रहने वाले लोगों में एक क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट का ग्रुप बन गया जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैला रहा था, पर साथ ही उनके मिशन में शामिल हो गया एंटी स्लेव ट्रेड, एक बड़ी मुहिम, और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में स्लेवरी को पूरी तरह से समाप्त करने का उनका एजेंडा बन गया। क्लाफॉर्म सेक्ट के एक सबसे दमदार नेता थे विलियम विल्बर फोर्स। विलियम विल्बर फोर्स एक रईस परिवार से आते थे। उनके पिताजी की डेथ तब हो गई जब वह 9 साल के थे। अपने रिलेटिव्स के यहाँ इनकी आरंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इनका जन्म 1759 ईस्वी में हुआ था और इनकी डेथ 1833 में हुई थी। बाद में चलकर विलियम विल्बर फोर्स क्लाफॉर्म सेक्ट के एक बहुत मजबूत स्तंभ साबित हुए और 1813 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का रिन्यूअल का समय आया, हर 10 साल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार देती थी, एक्सटेंड करती थी कि आपकी भारत पर मोनोपोली ट्रेड जारी रहेगी। तो उसमें जो क्लाफॉर्म सेक्ट है वो ये चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जहाज़ों पर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी जाने का मौका दें ताकि वो क्रिश्चियनिटी भारत में फैला सके। यह उनका अपना एक एजेंडा था, पर उनकी क्रिश्चियनिटी कुछ थोड़ा सा अद्भुत किस्म की थी। उनकी क्रिश्चियनिटी में था कि अगर आप क्रिश्चियन मिशनरी हैं तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर आप मेडिकल केयर और एजुकेशन भी ब्रिटिश एजुकेशन लेकर जाएं। जब बात होती है महात्मा मैकाले की इंग्लिश एजुकेशन की जो पूरी डिबेट है, तो आप एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए। इंग्लिश एजुकेशन का मतलब मात्र इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन नहीं, बल्कि इंग्लैंड में जो मॉडर्न एजुकेशन थी वह एजुकेशन और प्रेफरेंस था इंग्लिश। जैसा कि भारत में जो भी आज एजुकेशन है यह इंग्लिश एजुकेशन है। इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड में जो एजुकेशन थी वही एजुकेशन का एक्सटेंशन आज भारत में है। तो विलियम विल्बर फोर्स 21 साल की उम्र में एमपी चुन लिए गए और उनके साथ जो चुने गए एक एमपी उनके दोस्त थे
विलियम पिट, जो बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। किन्हीं कारणोंवश विलियम विल्बरफोर्स इवांजेलिस्ट क्रिश्चियनिटी 1784-85 के बीच में इन्होंने ज्वाइन कर लिया और क्लाफार्म सेक्ट के सक्रिय मेंबर होने के बाद 1787 में इन्होंने एंटी स्लेवरी सोसाइटी की स्थापना की। तो जो लोग भारत में क्रिश्चियन मिशन चलाना चाहते थे और ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन चलाना चाहते थे, उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें इंडिया में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यह इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। और चूंकि इस तरह के डिबेट डिस्कोर्स भारतीय स्कूल पद्धति में, एजुकेशन पद्धति में नहीं हो पाए, तो इसलिए भी हमारे दर्शकों में इस सीरीज के प्रति उतना उत्साह नहीं है जितना होना चाहिए। खैर, वो कोई बात नहीं है। इनका जो क्लाफार्म सेक्ट था, एंटी स्लेवरी जो इनका अभियान था, एंटी स्लेव ट्रेड पहले अभियान था, बाद में एंटी स्लेवरी हो गया, में महात्मा मैकाले के पिताजी जाकचारी मैकाले भी सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। जब पार्लियामेंट में विलियम विल्बरफोर्स, जिन पर आज का एपिसोड आधारित है, ने पार्लियामेंट के भीतर बहुत कोशिश करते रहे, प्रस्ताव लाते रहे कि स्लेव ट्रेड को ब्रिटिश एम्पायर की जितनी टेरिटरी हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। पहला प्रस्ताव इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1787 में 1787 में ये लाए, विलियम विल्बरफोर्स साहब, जो डिफीट हो गया। दूसरा प्रस्ताव 1791 में 1791 में लाए, वह भी डिफीट हो गया। तीसरा प्रस्ताव 1792 में लाए, उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज हुई कि धीरे धीरे यह समाप्त किया जाएगा, एक झटके में ये समाप्त नहीं हो सकता। फिर चौथा प्रयास जो है 1807 में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि इसके बाद जो स्लेव ट्रेड है और स्लेवरी है वो बैन हो जाएगी, लेकिन इसके पहले जो स्लेव ट्रेड चल रहा था उन पर कोई जुर्माना या कोई एक्शन नहीं होगा और वो स्लेवरी भी प्रभावित, उन पर भी ये कानून प्रभावित नहीं होगा। फिर 1821 में इस पर जोरदार बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यह सफलता नहीं मिल पाई। अंततः 1833 को 1833 को ब्रिटिश एम्पायर से स्लेव ट्रेड और स्लेवरी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और 3 दिन बाद विलियम विल्बरफोर्स की डेथ हो गई। यानी अपने जीवन में उन्होंने इतना जो लंबा संघर्ष किया था वह सफल रहे। पर सवाल यह है कि विलियम विल्बरफोर्स, जिन्होंने 1813 में ब्रिटिश चार्टर में एजुकेशन को डलवाया, उनके बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो इसका एक रहस्य है जिसका मैं पर्दाफाश करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उस जमाने के। तो जो है विलियम विल्बरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में
3 भाषण दिए थे, 3 स्पीचेज। 22 जून, 22 जून 1813 को एक भाषण, 1 जुलाई 1813 को एक भाषण, 12 यानी 12 जुलाई 1813 को एक भाषण इन्होंने दिया था। इन भाषणों में एग्जैक्टली किस भाषण में कास्ट पर इन्होंने प्रहार किया, लेकिन यह पूरी तरह से तय है। आप गूगल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सर्च दायरा है वहाँ खोज सकते हैं, विलियम विल्बर फोर्स ऑन इंडियाज कास्ट सिस्टम। इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की बहुत ही निर्मम आलोचना की और उन्होंने कहा कि इससे बुरा सिस्टम, सोशल सिस्टम दुनिया में क्या हो सकता है। और उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को, जो जानकारी उस समय थी उनको, इंडियन रिलीजन यानी हिंदुइज्म से जोड़ दिया। और मैं भी समझता हूं कि हिंदुइज्म, जाति के बगैर हिंदुइज्म कुछ होता नहीं है। हिंदुइज्म कुछ है नहीं। हिंदुइज्म का जो रीढ़ है यहाँ की जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था पर उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रहार किया, हिंदुइज्म पर प्रहार किया। और जो सती प्रथा थी उस समय की, उस पर प्रहार किया। जो भ्रूण हत्या होती थी लड़कियों की माँ के पेट में ही, उस पर इन्होंने प्रहार किया। और इस तरह से एक महान व्यक्तित्व ब्रिटिश साम्राज्य में पैदा हुआ। यह बातें यहाँ पर हम क्यों कहना चाहते हैं? यह बातें इसलिए जरूरी हैं कि आज तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना नहीं की, किसी उनके सहायक ने कर दी। कल ये कहने लगेंगे कि इन्होंने, जो टाइपिस्ट था उसका भी रोल बाबा साहब ने हाईलाइट नहीं किया, जो संविधान को टाइप किया था, जो हैंड रिटन संविधान था। वो भी क्लेम कर सकता है उसके रिश्तेदार कि हमारे नाना ने, दादा ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने संविधान की रचना की थी। तो यह इसलिए ताकि फैक्ट्स हमारी इस पीढ़ी को यह सारी चीजें मालूम हो। अगर हमें अपने इतिहास पर अपनी पकड़ नहीं है तो शायद हम अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते। जैसा कि हम बहुत सारे अपने वीडियोज में हमने यह बात रखी है कि कांग्रेस के खिलाफ दलितों में एक बहुत बड़ा माहौल पैदा हुआ था और कांग्रेस के खिलाफ इतना ज्यादा माहौल पैदा हुआ कि कुछ लोगों को बीजेपी अच्छी लगने लगी। तो उसी तरह से जिन महापुरुषों ने, चाहे भारत के जो है महापंडित राहुल शांकृतायन हों, चाहे विल्बर फोर्स हों, चाहे चार्ल्स ग्रांट हों, और चाहे महात्मा मैकाले हों, जिन्होंने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया था, जाति व्यवस्था की आलोचना की थी, हमें उनका सदैव शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो भी उन पर हमला करे, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जाति से बड़ा देश नहीं हो सकता है। लॉर्ड मैकाले के लिए भारत देश महान था, भारत की जाति व्यवस्था नहीं। विल्बर फोर्स के लिए भारत देश महान था, भारत के लोग महान थे, भारत की जाति व्यवस्था नहीं महान थी। चार्ल्स ग्रांट के लिए
भारत देश महान था, भारत के लोग महान थे, लेकिन यहाँ की जाति व्यवस्था महान नहीं थी। हम कभी भी जाति व्यवस्था को एक श्रेष्ठ संस्था नहीं मान सकते, क्योंकि जाति व्यवस्था ने पूरे हिंदुस्तान की तरक्की को रोक रखा है। और आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी तीखा होने वाला है। जिन जिन लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, उन लोगों को एक विलेन के रूप में खड़ा किया जाएगा। और यह बात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है कि भारत का अतीत बहुत सुंदर था, सोने की चिड़िया वाला देश था, और दूध घी की नदियां बहती थी। बड़ी दिक्कत की बात है, अगर दूध और घी की नदियां बह रही हैं तो उसमें मछली कैसे जीवित रह पाएंगी, उसमें और जो पानी के जो जीव जंतु हैं कैसे जीते रह सकते हैं। या हो सकता है यह एक मुहावरा था यह कहने के लिए कि भारत कभी बहुत समृद्ध देश था। जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे पास तो अर्थशास्त्र की किताब भी रखी है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी पढ़ा है हमने। और अर्थशास्त्र एक वेद पुराण की तरह शास्त्र नहीं, वह एक पुस्तक है, और उसमें भी भारतीय व्यवस्था का खूब ठीक से वर्णन है। तो भारत कभी कितना भी समृद्ध क्यों न रहा हो, यह बात काल्पनिक भी अगर है, तो जितना हम पीछे जाएंगे, जितना अतीत में हम जाएंगे, दलितों की स्थिति उतनी खराब मिलती है। दलित की परछाई भी अपवित्र हुआ करती थी। दलित महिलाओं को कभी बॉडी के अपर पार्ट को ढकने का अधिकार नहीं था, अगर ढकना है तो टैक्स देना पड़ता था। अगर भारत में सोने की चिड़िया थी और चारों तरफ सोना फैला हुआ था, तो उस समय भी शास्त्रों के अनुसार दलितों को सोने चांदी के गहने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि जितना हम अतीत में जा रहे हैं, बुद्धिज्म के बाद का जो भी अतीत है, वह हमारे लिए ब्लैक पीरियड के रूप में है। तो दलित समाज के लोग जो दलित समाज की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं, उन्हें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिसने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया है, उसको कुछ ऐसे लोग हैं जो जातीय श्रेष्ठता की बात करते हैं, जिनके लिए जाति महान है, देश कुछ नहीं है उसके आगे। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तर्कों का सहारा हमें लेना होगा। और चूंकि अब धीरे धीरे सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, कम हो रही हैं, चूंकि अब धीरे धीरे दलितों को शिक्षा से के सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो गैस एक समय जो घरों में पाइप से जा रही है, तो गांव में भी पाइप से जाएगी। तो हजारों हजार जो दलित लोग गैस एजेंसी चला रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो भी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और कभी ऐसा होगा कि जब इलेक्ट्रिक और बैटरी से गाड़ियां चलने लगेंगी, तो जो पेट्रोल पंप और डीजल पंप चला रहे हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। यानी आने वाला फ्यूचर बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और दलित समाज अगर इस पर ध्यान नहीं देता है, तो 2035 तक आते आते हमारी स्थिति वैसे ही हो सकती है जिस तरह से जमींदारों की स्थिति जमींदारी उन्मूलन के बाद हो गई थी। आपको अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर एक बटन है ज्वाइन बटन को आप प्रेस करिए और मंथली इसके ग्राहक बनिए।
आप सभी को शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।